हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अनुपम एक बार फिर से आप सभी का ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल के माध्यम से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने सिखाया था आप लोगों को फलन के प्रकार, फलन किस किस टाइप के होते हैं, उनके हमने एग्जाम्पल भी दिए थे और आरेख की विधि से मैंने आपको सिखाया था। संबंध आपका पहले ही हो चुका था। आज का जो हमारा सबसे मुख्य टॉपिक है वो है संबंध एवं फलन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हम लोग कुछ प्रश्न संबंध के और कुछ प्रश्न फलन के आज करने जा रहे हैं और उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आज का फलनों का संयोजन। ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों बातें हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके लिए बेल आइकन का बटन हिट करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे भी ऐसे वीडियोज मिलते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं संबंध एवं फलन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है ये, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a, b सच दैट a छोटा या बराबर है b स्क्वायर द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है, R में दो संख्याएं हैं, इनका बहुत सारा ये a और b का मतलब समझते हो ये क्रमित युग्म होते हैं, ऐसे बहुत सारे पेयर होंगे। हाँ, जो पहली संख्या है यानी कि क्रमित युग्म का जो पहला अवयव है वो दूसरे अवयव से या तो छोटा है या तो दूसरे अवयव के स्क्वायर से तो छोटा या इक्वल है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, इससे परिभाषित संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही स्टूडेंट क्या है, संक्रामक है। ठीक है, अब आप लोगों ने सीखा होगा बेटे संक्रामक होने की क्या कंडीशन है, स्वतुल्य होने की क्या कंडीशन है और सम्मित होने के लिए क्या है। तो उसके लिए आपको दोबारा से एक बार अपने माइंड को पीछे ले जाना होगा, उसमें हल्का हल्का मैं क्लियर कर दूं बेटे। स्वतुल्य होने के लिए जरूरी है हर एक अवयव को खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए। सम्मित के लिए मैंने बात की होगी, अगर A संबंधित है B से तो B को संबंधित जो संबंध A का B से है वही संबंध B का ऐसे भी होना चाहिए। तीसरी बात है संक्रामक के लिए, जो संबंध A का B के साथ है वही संबंध B का C के साथ है और सेम वही संबंध A और C का भी है, तब जाके हम उसे संक्रामक बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट कि किस तरीके से ये कुछ भी नहीं। क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, या तो कुछ फंक्शन ऐसे आएंगे, सॉरी कुछ संबंध ऐसे आएंगे जो तीनों होंगे, स्वतंत्र भी दिखाना होगा, सम्मित भी दिखाना होगा और संक्रामक भी दिखाना होगा बेटे। इसे हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं बेटे। ठीक है, और कोई संबंध ऐसा है कि कुछ भी नहीं है बेटे, तो यहाँ पे फिलहाल दिखाना है कि तीनों में से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों को क्लियर होगा बेटे कि हमें सतुल्य दिखाने के लिए क्या करना है। तो आपको जानना है बेटे, हम जानते हैं कि R स्वतुल्य होगा यदि A रिलेटेड है A से, जबकि A क्या है, वो बिलोंग करता है कैपिटल A से। लेकिन इस बार तो जो R है उन्होंने समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, तो A जो होगा वो वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि A लेसर इक्वल A स्क्वायर, A लेसर इक्वल समझते बेटे, A छोटा है या फिर बराबर है A स्क्वायर से सदैव सत्य नहीं है, या सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये बात सत्य नहीं है। अतः A संबंधित नहीं होगा किससे, A से, जिससे हम कह सकते हैं कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। आप अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा सके तो ज्यादा बेहतर होगा। अब आप देखिए बेटे, देखिए मैंने वास्तविक संख्या बोला है, तो वास्तविक संख्या में अगर मैं कोई प्राकृतिक संख्या लूंगा तब तो सही है। 3 जो है वो 3 के स्क्वायर से छोटा है, बराबर तो नहीं लेकिन छोटा है।
5 5 के स्क्वायर से छोटा है, फिर तो इस तरीके से 5 का संबंध 5 से है, 3 का संबंध 3 से है। लेकिन वास्तविक संख्या का मतलब है कि हम डेसिमल में भी ले सकते हैं, उसको हम p/q यानी कि भिन्न के रूप में भी ले सकते हैं। तो आप देखना स्टूडेंट 1/2 छोटा है इक्वल है 1/2 के स्क्वायर से। ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सत्य नहीं है। क्यों नहीं है आप देखोगे, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 1/2 का स्क्वायर होने वाला है 1/4 और यहाँ पे क्या है 1/2। ठीक है, अभी जो 1/2 है वो ना तो 1/4 से छोटा है, ठीक है, और ना ही ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि 1/2 संबंधित नहीं है किससे, 1/2 से। और एक भी रियल नंबर अगर इसको फेल करता है तो निश्चित तौर पे हम बोलते हैं कि नारी ये आपका स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य से मतलब है खुद की खुद से तुलना बेटे। तो इस तरह से हमने क्या प्रूव किया कि ये स्वतुल्य नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से ये सममित भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगला नंबर है सममित का। ठीक है, सममित की जो डेफिनेशन है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं बेटे। सममित के लिए हमने क्या दिखाया था, कोई भी फलन सममित होगा यदि A रिलेटेड है, संबंधित है B से, और ये इंप्लाइज करता है कि B भी रिलेटेड होगा A से। अगर ये बात सत्य है तब तो जो दिया गया संबंध है वो आपका सममित है, अदरवाइज नहीं है। और यहां मैं दिखाने चल रहा हूं स्टूडेंट, ये आपको पक्का समझना है कि यदि A छोटा या बराबर है B स्क्वायर से तो B भी छोटा या बराबर होगा A स्क्वायर से। ये सदैव सत्य नहीं है, हर एक वास्तविक संख्या के लिए सत्य नहीं है। इस वजह से ये फंक्शन, ये जो संबंध है सारी, वो आपका सममित भी नहीं है। देखते हैं स्टूडेंट, चूंकि यदि A छोटा या बराबर है B स्क्वायर से तो B छोटा या बराबर होगा A स्क्वायर से सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अतः दिया गया संबंध सममित नहीं है। दिया गया संबंध सममित नहीं है। कैसे, आप इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू, और अगर एग्जाम्पल मैं दूंगा तो ज्यादा अच्छे से आप इस बात को समझ पाओगे स्टूडेंट। चलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें A छोटा होगा B स्क्वायर से, लेकिन B A स्क्वायर से छोटा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं बेटे आप लोग यहाँ पे, जैसे मैं आपसे बात करूं, चलो तो बड़ी संख्या एक बार हो जाएगा 2 लेसर इक्वल 5 का स्क्वायर। ये बात बिल्कुल सही है भाई, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा बेटे। और बहुत ज्यादा दो जो है बहुत छोटा है किससे, 25 से, ये तो सही है। परंतु 5 छोटा या बराबर है 2 के स्क्वायर से, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और ये क्या है 5 है। 5 बड़ा है 4 से, बराबर भी नहीं है, बड़ा ही हो तो यानी कि ये तो प्लस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 संबंधित है किससे, 5 से, लेकिन 5 संबंधित नहीं है किससे, 2 से। और जब भी ऐसा हुआ कि A संबंधित है B से बट B संबंधित नहीं है A से, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो संबंध है वो सममित भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सममित भी फेल हो गया। तीसरा नंबर आता है, मैं चलो इसके साथ ही इसको कर देता हूं, वो है आपका संक्रामक। ठीक है स्टूडेंट, संक्रामक की क्या कंडीशन है, संक्रामक की क्या डेफिनेशन है, वो अगर आप लोग को याद हो तो संक्रामक के लिए, ठीक है इसको ले लेते हैं बेटे। संक्रामक के लिए क्या सीखा आप लोगों ने स्टूडेंट,
कि यदि ए का संबंध है बी के साथ, बी का संबंध है ए के साथ, तो ये इंप्लाइज करे, सॉरी बी का संबंध है सी के साथ, तो इंप्लाइज हो कि ए का संबंध फिर सी के साथ भी होना चाहिए। इस तरह के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध कहते हैं। लेकिन अगर इसमें से ऐसा कुछ नहीं हो पाया, मान लीजिए ए संबंधित है बी से, बी संबंधित है सी से, लेकिन ए का संबंध सी से नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये संबंध संक्रामक नहीं है। और मेरे पास है ऐसे नंबर, आप उसको पहले आप क्लियर कर दोगे, ठीक है। ये आपको जानना है, खुद आपको ऐसे प्लान करना है कि क्या क्या कोई ऐसे नंबर हैं कि जो ए छोटा हो बी स्क्वायर से, बी छोटा हो सी स्क्वायर से, लेकिन ए छोटा ना हो सी स्क्वायर से, ठीक है। यहां भी वही बात लिखोगे, क्या हल में आप लिखोगे यदि ए छोटा है बी स्क्वायर से, बी छोटा या बराबर है सी स्क्वायर से, तो ए छोटा या बराबर होगा सी स्क्वायर से सदैव सत्य नहीं है। कुछ वास्तविक संख्याओं के लिए तो है सही, लेकिन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, और ऐसा नहीं है तो हम इसे संक्रामक नहीं बोलेंगे, ठीक है। आप इनके एग्जाम्पल भी दे सकते हो, आप देख लो। जैसे मैं आपसे बात करूं बेटे, एक नंबर है 2, ये छोटा या बराबर है 3/2 के स्क्वायर से। बिल्कुल सही बात है, आप लोग देखना 3/2 के स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 9/4। 9/4 का जो मान है वो 2 पॉइंट समथिंग आता है, 2 से ज्यादा आता है, और ये क्या है 2 है, तो 2 के ज्यादा कोई नंबर होगा, चाहे वो 2.3 ही क्यों ना हो, 2.4 ही क्यों ना हो, उससे छोटा ही होगा, तो ये वाली बात तो सही है, क्लियर है। अच्छा, जो 3/2 है वो लेसर इक्वल है 5/4 के स्क्वायर से, ये बात भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है, ये तो 1.5 है, 2/3 का मतलब क्या हो गया 1.5, और ये है बेटे आपका 25/16, और अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो बेटे 16 × 16, ओके, आपका 9 बचता है 90, 16 5 80, 10 बच गया आपका बेटे, नहीं 5, और फिर क्या बचता है आपका 50, 16 3 48 मींस 1.53, चाहे वो जरा सा भी बड़ा है, ये वाला बड़ा तो है ना, यानी कि 3/2 छोटा है किससे, 5/4 के स्क्वायर से। चलिए, लेकिन अब अगर आप तीसरी बात को देखो बेटे, तो जो 2 है वो लेसर इक्वल है 5/4 के स्क्वायर से, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि अभी आपने देखा कि इसका मान आया था 1 पॉइंट समथिंग, 1.534 जो भी था बेटे, और ये 2 है, 2 1.53 से छोटा कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ए का संबंध बी से तो है, मैं इसको लिख देता हूं बेटे, 2 संबंधित है 3/2 से, रिलेटेड डाल देता हूं बेटे मैं, 3/2 रिलेटेड है किससे बेटे, 5/4 से, लेकिन 2 रिलेटेड नहीं है 5/4 से, मींस ये संबंध संक्रामक भी नहीं है। अतः दिया गया संबंध ना तो सतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रामक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, और लगभग ये आपका आता रहता है हर दूसरे तीसरे साल, तो इसको क्लियर करना है कि ए बी सच दैट ए लेसर इक्वल बी स्क्वायर ना ही सममित है, ना संक्रामक है, और ना ही आपका सतुल्य है, जबकि ए और बी यहाँ पे वास्तविक संख्याएं। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके प्यारे बच्चों, मेरा अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पे, वो ये कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित, एक्स वाई तल आप लोग समझते हो, जो आपने ग्राफ बनाया होगा बेटे, समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। एल समस्त रेखाओं का, समझते हो आप लोग, जितनी भी रेखाएं बन सकती हैं वो समुच्चय उसका एल है, और एल में आर बराबर L1 और L2 है, जबकि L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। स्टूडेंट से आपको क्लियर होना चाहिए कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। मैंने आपसे बात की थी कि जो संबंध, तीनों संबंध होंगे, तीनों संबंध कौन कौन से, वो सममित भी हैं, सतुल्य भी हैं, ठीक है, और संक्रामक भी हैं, जो हमने इसके पहले किया था बेटे। अगर तीनों ही संबंध हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तुल्यता संबंध कहते हैं।
ठीक है, तो हमें ये दिखाना होगा कि ये संबंध सममित, संक्रामक और स्वतुल्य तीनों है, तभी आप इसको तुल्यता बोल पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम दिखाते हैं बेटे, हल की अगर मैं बात करूं तो स्वतुल्य दिखा रहा हूं बेटे मैं, ठीक है। इसको बस केवल मैं मेंशन करूंगा, ज्यादा इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बस समझना है बेटे क्या डेफिनेशन देना है। हम जानते हैं कि हर एक रेखा, प्रत्येक लाइन खुद के समांतर होती है, ये आप देख सकते हो। हर एक लाइन, मान लो यहाँ पे ए बी है, ए बी के क्या होगी बेटे, समांतर होगी। कोई भी लाइन खुद पे परपेंडिकुलर, लंबवत नहीं होती है, लेकिन हर एक रेखा खुद के समांतर होती है बेटे। तो चूंकि प्रत्येक रेखा खुद पे समांतर होती है, अतः L1 समांतर होगा किसके, L1 के, यानी कि L1 का रिलेशन होगा किसके साथ, L1 के साथ, जिससे क्लियर हो जाता है कि यह संबंध स्वतुल्य है। ठीक है, इसमें कोई एग्जांपल और देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप दूसरे नंबर पे हमने क्या बताया था पिछला बेटे आपका, पहले हमने स्वतुल्य कर दिया था, संक्रामक आपका तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे बेटे सममित। अगर आपकी डेफिनेशन इसमें भी लिखना चाहो इसमें कोई बात नहीं कि यदि ए संबंधित है, रिलेटेड है बी से, तो ये इंप्लाइज करे कि वही रिलेशन बी का होना चाहिए किसके साथ, ए के साथ। यहां आपको क्या लिखना होगा, क्योंकि हम जानते हैं यदि ए बी समांतर सी डी, यदि ए बी समांतर है सी डी के, तो निश्चित तौर पे सी डी समांतर होगी ए बी के। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी है, ये आपका सी डी है। यदि ए बी और सी डी आपस में समांतर, यानी ए बी समांतर है सी डी के, तो निश्चित तौर पे सी डी समांतर होगी किसके बेटे, ए बी के। अर्थात यदि L1 समांतर हुआ किसके, L2 के, तो निश्चित तौर पे इंप्लाइज करेगा कि L2 समांतर है L1 के। तो जिससे क्लियर है कि यह संबंध क्या होगा, सममित भी होने वाला है। तीसरे नंबर का जो संबंध है वो और भी ज्यादा ऐसे ही बिल्कुल आप इसी के साथ जोड़ के चलते हैं बेटे, कि कई बार दो नहीं तीन रेखा हो सकती हैं। मान लो यहाँ पे ए बी है, ये आपका सी डी है, मैं तीसरे नंबर की बात करूंगा बेटे, और ये आपका पी क्यू है। ए बी समांतर सी डी, सी डी समांतर पी क्यू, आप लोग इसमें खुद समझ सकते हो कि फिर ए बी समांतर पी क्यू भी होगी। अर्थात यदि L1 समांतर हुआ L2 के, L2 समांतर हुए बेटे L3 के, तो निश्चित तौर पे L1 समांतर होगा किसके, L3 के। मीन्स जो संबंध L1 का L2 के साथ है, वही संबंध L2 का L3 के साथ है, और सेम वही संबंध L1 का L3 के साथ है। तो इसका मतलब ये संक्रामक भी है। और अगर ये संबंध संक्रामक भी है, सममित भी है, स्वतुल्य भी है, तो निश्चित तौर पे दिया गया संबंध क्या है, आपका तुल्यता संबंध है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है, तुल्यता संबंध के लिए आपको दिखाना होता है कि तीनों ही संबंध, वो जो संबंध है वो सममित भी है, स्वतुल्य भी है, और बेटे संक्रामक भी है। ओके, तो क्वेश्चन तीन तरह के आते हैं। पहले वाला हमने क्या किया था, वो कुछ भी नहीं था, ना सममित था, ना स्वतुल्य था, ना संक्रामक था, ये तीनों ही था, यानी कि तुल्यता संबंध वाला आ गया बेटे। और कभी कभी ऐसा आएगा कि कोई संबंध स्वतुल्य तो है, संक्रामक नहीं है, सममित नहीं है, या स्वतुल्य और सममित तो है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, एग्जाम्पल और परिभाषा के साथ आप इन चीजों को देख सकते हो। तो हमने संबंध से संबंधित दो प्रश्न किए बेटे, और दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसके बाद हमारा अगला नंबर है, हम एक क्वेश्चन अभी फलन पर आधारित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कराने चल रहे हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों, मेरा अगला प्रश्न जो है वो फलन से संबंधित है, और फलन में भी बिल्कुल बेसिक्स का भी मैंने प्रश्न लिया है। उसमें आपको थोड़ा सा डोमेन और परिसर, जो कि 11th क्लास का टॉपिक है, लेकिन वो आपके 12th में भी है, उससे आप जुड़ जाओगे। और साथ में एक फलन के प्रकार में आपने एक सीखा होगा, तो उसके बारे में हमें बात करना है। फलन fx = x² + 1 + x² का डोमेन व परिसर ज्ञात करना है, तथा यह भी सिद्ध करना है कि फलन एक नहीं है।
तो सबसे पहले अगर मैं डोमेन और परिसर की बात करूं स्टूडेंट, तो आपको पता है कोई भी फलन है उसमें वेरिएबल यानी जो चर पद है उसकी वो सभी वैल्यू, वो सभी मान जिस पर फलन परिभाषित है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। ठीक है, अब हल की अगर मैं बात करूं, फलन हमारे पास है क्या, f(x) = x² + 1 + x²। देखो स्टूडेंट, कई बार फलन में, इस तरह के फलन में जो आपका ये हर है वो शून्य हो जाता है, यानी कि उस मान पर फलन परिभाषित नहीं होता। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है कि x² या तो 0 हो गया, 0 से ग्रेटर आएगा, कभी ये नेगेटिव नहीं आएगा। और अगर ऋणात्मक नहीं आएगा तो पूरे फलन में डिनोमिनेटर यानी कि हर कभी शून्य नहीं आएगा। मीन्स कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिस पर कि परिभाषित ना हो। तो हर एक वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, तो निश्चित तौर पे इस फलन का जो डोमेन है वो क्या होगा, एक वास्तविक संख्या हो जाएगी। आपको बोलना कैसे है, चूंकि x² / 1 + x², x के किसी भी वास्तविक मान पे, किसी भी वास्तविक, किसी भी ये आपका वास्तविक मान पर परिभाषित है, परिभाषित है, अतः जो इसका डोमेन होगा ना, डोमेन वो हो जाएगा R। जबकि R क्या है, R फॉर रियल नंबर, वास्तविक संख्या, जहां R वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो एक तो ये हमने क्लियर कर लिया बेटे कि इस फलन का डोमेन क्या होगा। अब हम बात करते हैं परिसर की बेटे। ठीक है, परिसर आप लोग को ये 11th क्लास में क्लियर किया गया होगा बेटे। हमने जो भी चर पद का मान रखा उससे जो मेरा आउटपुट आया, जो रिजल्ट आया है, यानी कि एक तरह से जो y के जितने भी मान निकल के आते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर कहते हैं। अब यहाँ देखना स्टूडेंट, एक बात तो स्पष्ट है, चूंकि x² और ये 1 + x² है, हर जगह x² है, तो यानी ये कभी भी ऋणात्मक आने वाला नहीं है। ठीक है, हाँ ये देखना है क्या ये कभी नेगेटिव नहीं जा सकता है, लेकिन क्या ये 1 से बड़ा होगा, नहीं होगा। आपको देखना है 1 + x² हमेशा ये बड़ा या बराबर होगा बेटे x² से। अगर आपने 5 रखा x का मान तो ये क्या होगा 25, ये क्या होगा 26। अगर आपने एक बार 0 किया तो ये 1 होगा। तो हमेशा 1 + x² बड़ा या बराबर होगा किससे बेटे, x² से। और मैं तो कहूं ये बराबर भी कभी नहीं होने पाएगा बेटे, बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ भी अगर आपने 0 भी कर दिया तो 1 जो है ग्रेटर होगा किससे बेटे, x² से। और ऐसी कोई भिन्न जिसका जो हर है वो अंश से बड़ा है तो हमेशा उसका मान 1 से क्या होगा, छोटा होगा, ये तय है बेटे। मैं आपसे बोल दूं कि 6/8 की वैल्यू क्या होगी, जो भी होगी ये 1 से बेटे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ आपको ये बोलना है कि बिकॉज 1 + x² ग्रेटर है, बड़ा है x² से, अतः x² / 1 + x² इसका मान हमेशा छोटा होगा किससे, 1 से। बिल्कुल 1 के करीब पहुंच जाएगा, 0.99999 हो जाएगा, लेकिन कभी ये 1 आने वाला नहीं है बेटे। ठीक है, तो एक तो ये क्लियर हो गया कि 1 के ऊपर नहीं जाएगा बेटे। अब देखते हैं ये छोटा कितना हो सकता है। ठीक है, देखिए कभी निगेटिव तो होगा नहीं, यानी कि 0 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये 0 क्या होने वाला है, कभी 0 हो सकता है, वो चेक कर लेते हैं। अगर हमने x = 0 ही पुट कर दिया तो देखना 0 का स्क्वायर अपॉन 1 + 0 का स्क्वायर, यानी कि 0/1, और 0/1 का मतलब हुआ 0, यानी कि 0 तो आ सकता है। तो इसका जो परिसर हुआ, ठीक है, यानी कि एक तो ये इससे छोटा होगा हमेशा, और x² + 1 + x² ये बड़ा या बराबर होगा किससे, 0 से। नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा, मैंने शुरुआत में क्लियर कर दिया, बिकॉज ये x² है, यहाँ भी x² है बेटे। तो इसका मतलब ये क्लियर होता है स्टूडेंट कि जो परिसर है ना
वो होगा 0 से 1। 1 शामिल नहीं होगा तो यहाँ पे हमें छोटा ब्रैकेट लगाना है, 0 शामिल है तो हमें क्या लगाना है बेटे, बड़ा ब्रैकेट लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई कि हाँ भाई इस फलन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है और इसका जो परिसर है वो क्या है बेटे आपका, वो है 0 से लेके 1 तक। 0 शामिल है लेकिन 1 शामिल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं बात करता हूं बेटे एकाएकी की, ठीक है, कि ये एकाएकी कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसका आप देख सकते हैं बेटे संबंध। यह आपको क्लियर है? एकाएकी का मतलब क्या होगा कि x के भिन्न भिन्न मान पे जो y है यानी कि जो आउटपुट है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। जैसे ही मैंने x का मान चेंज किया वैसे ही y का मान चेंज होना चाहिए, तभी उसे हम क्या बोलते हैं, एकाएकी बोलते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो, आप चाहे तो ABC के रूप में ले लो या कोई कांस्टेंट ले लो। जैसे मैं अगर निकालूं F2, स्टूडेंट F2 आएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, मीन्स ये आपका हुआ 4 अपॉन 5, राइट। और जरा F-2 निकालना आप लोग, F-2 ये होगा स्टूडेंट -2 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -2 का स्क्वायर। स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फिर से कितना आ गया, 4 अपॉन 5। अब आपने देखा स्टूडेंट, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे समझना चाहूं तो यहाँ पे तो 4 अपॉन 5 है, इसमें 2 भी है, इसमें -2 भी है। 2 भी 4 अपॉन 5 के पास आया और -2 भी 4 अपॉन 5 के पास आया। और हमने जब सीखा था बेटे एकाएकी के लिए जरूरी था कि जो यहाँ पे अवयव हैं, समुच्चय B के जो अवयव हैं वो खाली एक ही अवयव से संबंधित होंगे, जो कि ऐसा नहीं है। ये 2 से भी संबंधित है और -2 से संबंधित है, तो बेटे इसे हम लोग एकाएकी फलन नहीं बोलेंगे। ओके क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने फलन का ये क्वेश्चन वैसे सीखा है। और अभी एक प्रश्न में और करूंगा बेटे, जिसमें ये दिखाना होगा कि दिया गया फलन वो आच्छादक है या एकाएकी है, किस तरीके से है, वो और करने के बाद तब आप फलन से संबंधित क्वेश्चन हमारा क्लियर होगा बेटे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फलन का बेटे। ओके प्यारे बच्चों, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, यदि फलन f, ये समझते हो आप लोग a to b जैसे बोलते थे, यहाँ पे r to r है, इसका मतलब डोमेन भी आपका रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, और परिसर में भी वास्तविक संख्या है। और जबकि fx क्या है, e की पावर x द्वारा परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए f एकाएकी है परंतु आच्छादक नहीं है। एकाएकी तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में क्लियर किया बेटे। आपको मालूम है कि अगर x के अलग अलग मान पे, ठीक है, x में यानी कि पहले समुच्चय में जो भी x के मान है, हर एक मान के अपने एक यूनिक अवयव से वो संबंधित है, तब तो एकाएकी कहलाता है, अदरवाइज नहीं कहलाता है। और उसके लिए हम लोग सिद्ध करने का क्या तरीका था आपको याद होगा, हम लोग पहले निकालते हैं f(x1), ठीक है। f(x1) क्या होगा स्टूडेंट, e की पावर x1, ठीक है। ऐसे ही f(x2) क्या होगा, f(x2) होगा e की पावर x2। और जैसे ही हम लोग f(x1) की कंपेयर करते हैं, f(x1) को इक्वल रखते हैं f(x2) के, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, e की पावर x1 इज इक्वल टू होगा e की पावर x2 के। अगर हमने दिखा दिया कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो निश्चित तौर पे फिर ये एकाएकी हो जाएगा। अभी इसका हम लोग लॉग ले सकते हैं, दोनों साइड का लॉग लेंगे, तो log e की पावर x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, log e की पावर x2। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग की, log m की पावर n हो जाता है n log m, उसके बिहाफ पे स्टूडेंट ये हो जाएगा x1 log e इज इक्वल टू x2 log e। लो बेटे log e से log e कैंसिल, x1 इज इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। और वैसे भी स्पष्ट है कि x के अलग अलग f1 e की पावर 1 आएगा, लेकिन f-1 e की पावर -1 आएगा, जो कि उसको 1/e बनाएगा। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि दिया गया फलन क्या है, एकाएकी है। आच्छादक के लिए आपको सिर्फ ये बोलना है कि e की पावर x सदैव
0 से बड़ा होगा, ये समझने वाली बात है मुझे। यानी कि ये कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता है स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आउटपुट है वो यहां पे है तो सारी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -3, लेकिन x का ऐसा कोई भी मान नहीं है यहाँ पे जिससे कि आउटपुट क्या हो जाए -1 आ जाए। मीन्स दूसरे वाले समुच्चय में, समुच्चय बी में कुछ अवयव जरूर ऐसे बचेंगे जो किसी भी समुच्चय ए के अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम इसे आच्छादक नहीं बोलने वाले हैं। आच्छादक होने के लिए जरूरी है यहाँ एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये फलन एकाएकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में यहीं तक हमें सीखना है। हमने फलन सीख लिया, संबंध सीख लिया, उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी सीख लिए। अब केवल एक क्लास आपकी बचती है इस संबंध फलन के लिए, जिसमें हम लोग संबंध का संयोजन और कुछ हद तक हमें, वैसे तो सिलेबस में आपके बहुत मुश्किल से है, शायद वो इस बार नहीं आए, लेकिन यदि अगर आता भी है ठीक है तो हम लोग एक आपने द्वि आधारी पढ़ा होगा बेटे, बाइनरी ऑपरेशन जिसको कहते हैं, हम थोड़ी सी जानकारी उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको देने वाले हैं। और एक तरह से पूरा समरी, तो लास्ट क्लास आपकी बची हुई है इस चैप्टर की, तो एक क्लास आपको और लेना है जिसमें शायद हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बात कर सकते हैं। तो प्लीज लगातार आप लोग वीडियो देखते रहिए जिससे कि आप लोग की पढ़ाई आराम से चलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। और हमने ये भी आपसे कहा है कि आप अगर और बहुत सारे क्वेश्चन चाहते, एग्जाम्पल चाहते हो, तो उसके लिए ये चित्रा प्रकाशन की एक्टिव गणित के नाम से बुक है, आप इसको परचेज करिए, आप इसको प्रेफर करिए और बहुत सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन अपने लिए ले लीजिए बेटे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यहाँ